खिल जाती हूँ ना आपके चेहरे, जैसे मैं खिल जाती हूँ आपके चेहरे देख के, होपफुली आप भी वैसे ही खिल गए होंगे चेहरा देख के। हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज ऑफ लास्ट क्लास, मुझे ये जप करके आपका अभी का लिखना है। बट वी आर डूइंग लेसन नीलकंठ, है ना बच्चे। आज हम कर रहे हैं, अपना कंप्लीट करेंगे पाठ नीलकंठ। तो हम कल की बात कर रहे हैं, हमने नीलकंठ में क्या किया था बच्चे। नीलकंठ पाठ में हमने देखा था कि वो जो मुर्गे से, कबूतर से, चिड़िया से लाई थी ना, वो अब तो इतने सुंदर होने शुरू हो गए, इतने ब्यूटीफुल होने शुरू हो गए कि बहुत ही ज्यादा। और राधा उसके साथ साथ रहती थी, इसलिए मोरनी ज्यादा सुंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी अच्छा पक्षी है मोरनी भी। तो वी वर ऑन 111 पेज नंबर 111। ओके, नीलांब ग्रीवा, ग्रीवा क्या होता है? गर्दन। संस्कृत में गर्दन को ग्रीवा कहा जाता है। नीलांब, नीली आभा लिए हुए, नील प्लस आभा, नीलांब। नीलांब ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मैंने आपको बताया था राधा का मीनिंग ही होता है परछाई। श्री कृष्ण के साथ राधा होती है ना, राधा का मतलब ही है परछाई। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि उसकी नीली गर्दन के कारण उसका नाम हुआ नीलकंठ, और उसकी परछाई होने के कारण नाम हो गया राधा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। सर्च द क्वेश्चन। आगे हम कहते हैं क्वेश्चन का आंसर सर्च करो, आज आंसर बता के मैं कह रही हूँ सर्च द क्वेश्चन। ओह, इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखे गए? ओके, स्टेट फॉरवर्ड आंसर नीलांब ग्रीवा। आप इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको नीलांब भी नहीं याद रहना, ग्रीवा भी नहीं याद रहना, आप लिखेंगे नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और गुड मॉर्निंग मैम। who is good morning, who is saying good morning? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। तो कीप यू म्यूट बच्चे। हाँ, तो नीली गर्दन होने के कारण उसका नाम नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। ठीक है, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सेनापति तो आपको पता है ना, सेना का लीडर, और संरक्षण होता है, संरक्षक होता है देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर एक और ले जाता और दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। हाँ कार्तिक, क्या पूछना है बेटे? कार्तिक बोलो। यस मैम। मैम जो ये फर्स्ट आंसर आपने अभी बताया था कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है मैम, उसमें जब हमने लिखना है नीली गर्दन के कारण, मैम गर्दन में पूरा र ऐसे ही डालने लग से कि ग के पैर में डालना र? दोनों तरह से लिखते हैं बेटे, आजकल दोनों तरह से चलता है। वैसे होता है ग के पैर में नहीं आता, र ऊपर जाता है द के। ओके मैम, गर्दन। ओके मैम, वैसे दोनों तरह से चलता है आजकल, पर आप द के ऊपर डालेंगे, द के ऊपर। ओके मैम। मैम वो रेफ डालनी है ना द के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। ठीक है, तो मुझे ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतरों की सेना लेकर एकत्र करके जहां दाना दिया जाता वहां चलता, और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। ओके, करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। चोंच मार मार के उसे दंड देता, तू गड़बड़ क्यों कर रहा है। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता।
छोटे बच्चे को खरगोश के अपनी चोंच से पकड़ के ऐसे कान पकड़ के ऊपर लटका लेता, ठीक है, और तो ऑब्वियस है बेटे, चोंच से पकड़ेगा छोटे खरगोश को तो उसमें छेद तो हो ही जाएगा उसके कान में, है ना। देखिए, और जब तक वह आर्त्र क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता, जब तक वो चीख ना मारते, बहुत जोर से ना चिल्लाते हाय छोड़ो, है ना, तब तक उन्हें रास्ते में ही आधे में लटकाए रखता अपनी चोंच में। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, उसके कानों में छेद हो जाता कि हम टॉपस डाल सके, है ना, ऐसे उसको पकड़ लेता कई बार। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओल सा खेल खेलते थे, लुका छुपी का खेल खेलते थे। लुका छुपी पंजाबी में बोलते हैं, वैसे लुका छिपी भी हम लिख सकते हैं हिंदी में, अदरवाइज हिंदी में वर्ड है छुआ छुओल। छुओल ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची के स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, तेज नहीं था, वो बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता था, ऐसा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झटके से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने मतलब अपनी इंटेलिजेंस से समझ लिया अगर मैं सांप के मुंह पे फन पे चोंच मारूंगा तो खरगोश भी जख्मी ना हो जाए, कहीं खरगोश को दांत और ना लग जाए। उसने सांप के को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, बेहोश हो गया बेचारा और वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी, टेलीकास्ट कर दी। ये जानवरों की आवाज भी बड़ी अजीब होती है। आपने कभी सुना है पक्षी जा रहे हैं, एक अजीब सी आवाज लगाते हैं तो सारे पक्षी पीछे हो जाते हैं। कौवे, एक कौवा काए काए कर रहा है ना, एक कौवा मर गया सपोज और दूसरे ने काए काए कर दी है तो वहां पे हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। आपकी गली में कोई अजनबी कुत्ता आ गया है, एक कुत्ता भौंकने लग गया ना तो कितने कुत्ते आसपास आ जाएंगे उसे बचाने के लिए। यानी जानवर भी आवाजें दे देकर अपने साथियों को बुलाते हैं। ऐसे ही उसने राधा ने किया तो कुछ नहीं, जो कुछ किया नीलकंठ ने किया, लेकिन राधा ने एक ऐसी आवाज निकाली जिससे कि बाकी सारे जानवर जालीघर में इकट्ठे हो गए। ठीक है जी। उसके बाद है माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। हम सब कौन? लेखिका और साथ में सारे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख के उष्णता देता गया। उष्णता मैंने गर्मी, उसे अपने पंखों में छिपाकर गर्म करता रहा कि ये ठीक हो जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना है, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है। वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड लाइन इट इज। कितने बच्चों को समझ में आई है? जरा रेज योर हैंड्स। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के रूप में मयूर को चुना, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है।
आया? किसी एक को समझ आया हो? हाउ मेनी ऑफ यू? किसी को नहीं पता? नहीं पता। वैभव को समझ में आया। वैभव, वुड यू लाइकली एक्सप्लेन दिस? व्हाट इज दिस? मैम जो मैम कार्तिकेय जी थे मैम, उन्होंने अपने जो पक्षी थे जिनके ऊपर मैम वो बैठ के मैम युद्ध करते थे, उन्होंने मैम मोर को ही चुना था मैम, इसलिए क्योंकि मैम मोर का नेचर मैम बहुत ही पोलाइट होता है और अच्छा होता है। ओके, पर युद्ध के लिए पोलाइट बंदा क्या करना? युद्ध के लिए पोलाइट क्या उसका करना? मैम दिमाग मैम बहुत होता है, उसका मैम दिमाग भी बहुत तेज होता है। हाँ, अच्छा चलिए, आई विल एक्सप्लेन। म्यूट योरसेल्फ। हाँ, म्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ जी, मैं बता रही हूँ बच्चे कि कार्तिकेय थे शिव के बेटे। शिव के दो बेटे थे ना, शिव जी के दो बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। गणेश जी की सवारी कौन सी है? चूहा, क्योंकि बहुत तेज फुदकता है। गणेश जी आलसी हैं, मोटे हैं, उनकी बड़ा पेट है, तो उनकी सवारी है चूहा, जो फुदकता है, फटाफट भागता है। ओके, तो कार्तिक के जो दूसरे भाई हैं उनकी सवारी है मयूर, मोर। अब उन्होंने मोर को ही क्यों चुना, ये लेखक कहता है आज समझ में आया मुझे। क्योंकि देखिए नीलकंठ, ही वाज सो इंटेलिजेंट, कीन ऑब्जर्वर, है ना, कितनी दूर से उसने आवाज सुन ली उसकी खरगोश की। देन वेरी 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 पोलाइट एंड क्या कहेंगे हम, संरक्षण करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, एंड बिसाइड दिस वेरी वेरी हार्मफुल। मतलब सांप के टुकड़े कर दिए। सोचो, सांप जिससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं, हम इंसान भी डरते हैं, उसके टुकड़े करने की हिम्मत रखता है मोर। इसलिए वो कहता है, लाइन देखिए, कार्तिकेय ने, हाँ गौरीश कुछ पूछना है बेटा? गौरीश, यू कैन आस्क मी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ गौरीश। यस मैम। मैम एक्चुअली मैम थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, तो मैम लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर जो आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, मैम एकदम दोबारा रिपीट कर दोगे आप वो? तो बेटे दोबारा रिपीट करने से सबका टाइम वेस्ट होगा, तो आप यूट्यूब पे ये मैं अपलोड करूंगी, आप देख लेना, ठीक है, बीच में से। ओके मैम। हाँ जी, तो हमने यहाँ बात की कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा। ये उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आता है। यानी एक साइड पे बहुत पोलाइट और एक साइड पे बिल्कुल ही हार्श, दुश्मन को मार देने वाला। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। एक छोटी सी लाइन में उसने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। कला प्रिय, क्रिएटिव। अगर आपने कभी मोर का डांस देखा हो तो इट इज ब्यूटीफुल। इतनी भारी पूंछ को पहले थिरथिराता है, थरथरा के खड़ा कर लेता है, देन ही स्टार्टेड डांसिंग, है ना। तो कितना कला प्रिय है, कितना क्रिएटिव है, और साथ साथ वीर भी है कि वो सांप तक को मार सकता है। हिंसक मात्र नहीं, केवल डरावना पक्षी नहीं है, अच्छा भी है और डरावना भी है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसका जीवन ही, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अब जो बाज होता है, चील होता है, ये किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये सिर्फ हार्मफुल जानवर है। इसीलिए कहते हैं कि मोर की तुलना बाज और चील से नहीं की जा सकती। कहते हैं ना, उसकी नजर बाज की नजर है, मतलब बाज तो आके मार ही देगा, आंखें ही निकाल लेगा। चील के छत पे कहीं बच्चा धूप में बैठा हो, आपका छोटा बच्चा, 5-6 महीने का बच्चा, कोई भी छत पे बच्चे को अकेले छोड़ के नीचे नहीं आता, क्योंकि चील वगैरह का डर होता है कि बच्चे को कोई नुकसान ना कर दे। ठीक है, तो कहते हैं वो क्रूर होते हैं। नीलकंठ ने, उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में उसने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब वह नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। ऐसे ही नहीं नाचता था, बड़ी अच्छी लय में। मोर का डांस कभी आप यूट्यूब पे देखना बेटा, व्हाइट मोर का डांस या दूसरे मोर का डांस, इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था।
कभी कभी थिरकना, कभी कभी रुक जाना, कभी कभी थिरकना, कभी कभी रुक जाना। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, यानी उसका चलना भी म्यूजिकल था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है? ये महादेवी वर्मा कह रही है, नीलकंठ को कैसे समझ में आ गया कि मुझे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है, देखना बहुत अच्छा लगता है? ये तो बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब तो नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई, रोज ऐसा ही होता। जैसे लेखिका आती ना उसके पास, जाली के पास, तो वो अपने पंख फैला के खड़ा हो जाता और डांस की मुद्रा में खड़ा हो जाता। हैव यू एवर सीन योर डॉग? घर में जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, आप घर में एंटर करते हो ना, तो कुत्ते का एक ही स्टाइल होता है, या तो वो दो पैरों पे खड़ा हो जाएगा और आपको पंजा देगा, यानी एक ही स्टाइल आपके पेट का बन जाता है। वैसे ही बिल्कुल जब भी महादेवी वर्मा जाली के पास जाती तो वो नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता, नृत्य के एंगल में खड़ा हो जाता और डांस करना शुरू कर देता। अंडरलाइन दिस लाइन, अंडरलाइन दिस लाइन। जब भी लेखिका वहां जाती, ये है सेकंड थर्ड लाइन, नहीं सेकंड लाइन में, लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही, मेरे मतलब लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ जाता और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अभी अंडरलाइन कर लो। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई, रोज का ही बन गया उसका। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते, मेहमान जाते जब देखने पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। जब मेहमान को लेके जाना ना, तो मेहमान को लगना, हो हमें देख के इन्होंने डांस शुरू कर दिया, वाह वेरी इंटेलिजेंट बर्ड इट इज। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी, यानी ये तो इंसानों से भी अच्छा है, परफेक्ट जेंटलमैन है ना, ये वो वाला परफेक्ट है, माधुरी दीक्षित वाला परफेक्ट, ओके, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। ये मैंने सिर्फ एक्शन इसलिए कि आपको याद रहे परफेक्ट वर्ड, ठीक है, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। जिस नुकीली पहनी चोंच से वह भयंकर विषधर को, विषधर मीन्स सांप को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए बुने चने ऐसी कोमलता से उठाता, हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों के वृक्षों पे बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे फूलों वाले वृक्षों पे बैठना अच्छा लगता था। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीधर में उसका इतना अस्थिर हो उठना कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। अंडरलाइन दिस पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। बेटा जी, जब बसंत आती तो उस पे आम के पेड़ पे बौर लगता या अशोक के पेड़ पर पत्ते लाल हो जाते, तो उसे जाली में कैद करना असंभव हो जाता, फिर उसे छोड़ देना पड़ता, क्योंकि ही वॉज द लवर ऑफ नेचर, कला प्रिय पक्षी था। ठीक है, नीलकंठ कला प्रिय पक्षी था। ओके, मुझे लगता है यहाँ विराम देके मैं 113 पेज पे विराम देके मैं क्वेश्चन आंसर्स पे चलती हूँ बच्चे। पहले देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जाली घर के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था शायद आपसे,
किया था ना, इट वॉज ऑन पेज, हाँ पेज है 110 पे, कल डिस्कस किया था ना बेटा, याद है ना? ना उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे नवी नवेली दुल्हन का होता है, नई नवेली दुल्हन का होता है। क्या हुआ, सब उसके आसपास घूमने लगे, है ना? मैंने 3-4 चीजें बताई थी, वो एग्जैक्ट मैं बोलती हूँ आपकी, कि कबूतर उसके आसपास नाचना छोड़ के उसके आसपास गुटरगू करने लगे। ठीक है, फिर बड़े कबूतर आराम से बड़े खरगोश आराम से बैठकर दूर से देखने लगे, छोटे खरगोश ऊन के गोलों के समान उसके आसपास घूमने लगे, और तोते एक आंख बंद करके उन्हें ध्यान से देखने लगे। यही बस 3-4 लाइनें लिखनी है। ये कल भी डिस्कस हुई थी, आज फिर मैंने डिस्कस कर दी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये रिपीट कर दो, एक बार थर्ड और फिर रिपीट कर देती हूँ। सेकंड वन ना, यस मैम। बेटे जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत, मोर के बच्चों का स्वागत ऐसे हुआ जैसे घर में नई दुल्हन का होता है, जैसे घर में नई दुल्हन, द को छोटा ऊ आधा ल ह न, जैसे घर में नई दुल्हन का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कबूतरों ने नाचना छोड़कर गुटरगू करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आएगा, बड़े खरगोश चुपचाप दूर से देखने लगे, छोटे खरगोश ऊन की गेंदों जैसे उनके आसपास फुदकने लगे। एंड लास्ट लाइन, तोते एक आंख बंद करके ध्यान से उन्हें देखने लगे। लिख पाएंगे ना? शॉर्ट में रफ में नोट कर लिया तो आप लिख पाएंगे। स्वागत ऐसे हुआ जैसे नई नवेली दुल्हन का होता है। ठीक है, कबूतरों ने नाचना छोड़ के लिखा हुआ है, नाचना छोड़ के गुटरगू करना शुरू कर दिया इजी लैंग्वेज में। ओके, और बड़े खरगोश चुपचाप आराम से देखने लगे, छोटे खरगोश ऊन के गोलों जैसे उनके आसपास घूमने लगे। एंड लास्ट इज, तोते एक आंख बंद करके उन्हें ध्यान से देखने लगे। नेक्स्ट देखिए, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, कौन कौन सा उसका एक्शन रिएक्शन लेखिका को बहुत अच्छा लगता था, ये भी आपको पता है। कौन कौन सी भाती थी? कौन सी जो मैंने अभी अंडरलाइन करवाया ना, लेखिका जैसे ही जाली के पास आती नीलकंठ पंख फैलाकर नाचने लगता। दो लिखनी है बेटा। नंबर 1 डाल के ये लिख देंगे हम कि लेखिका जैसे ही जाली के पास आती नीलकंठ पंख फैलाकर नृत्य करने लगता। बेटा इतनी देर में जब आप पेज इधर उधर कर रहे हैं आप लिख सकते हैं रफ में, है ना? लेखिका जब जाली के पास आती, ये तो क्वेश्चन में से है ना, लेखिका जब जाली के पास आती तो नीलकंठ पंख फैलाकर नृत्य करने लगा। नंबर 2 पॉइंट, लगा नहीं लगता। नंबर 2 पॉइंट कौन सा होगा बच्चे? वह उनकी हथेली से हौले हौले दाने उठाकर खाता, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता। गुदगुदी होती थी ना, हंसी आती थी उन्हें, ये भी उन्हें अच्छा लगता। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट बहुत हैं। जब उनकी हथेली से हौले हौले कोमलता से दाने उठाकर खाता तो उनकी हंसी छूट जाती। अभी 4th क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, करेंगे बाद में जब आएगा। अभी 4th छोड़ रही हूं मैं, अभी करना है। 5th क्वेश्चन, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता? ये मैंने बताया ना अभी,
बसंत में जब पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते तो उसे जाली में रोकना मुश्किल हो जाता। बसंत में जब पेड़ पौधे फूलों से भर जाते तो नीलकंठ को जाली में रोकना असहनीय हो जाता। ठीक है बच्चे, बस अभी हम 1, 2, 3 and 4 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे अभी तक हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन वी विल डू इन कॉपी। दो क्वेश्चन रह गए कुब्जा वाले, दोनों क्वेश्चन पति पत्नी के खत्म हो गए, वो वाले रह गए, दो क्वेश्चन रह गए। ठीक है, और हम पहुंचे हैं पेज नंबर 113 तक, 114, 115, 116 नेक्स्ट पीरियड में। अभी नहीं, मंजूर है ना, क्योंकि ज्यादा करवा दो फिर भी मुश्किल हो जाता है। तो यू आर सपोज टू डू दीज आंसर्स ऑन योर नोटबुक। ओके, हाँ जी जैस्मीन, कुछ पूछना है बच्चे, बोलो बोलो बच्ची। मैम थर्ड आंसर रिपीट कर दो। हाँ जी, थर्ड आंसर रिपीट कर देती हूँ। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बाती थी? लेखिका को नीलकंठ के दो चेष्टाएं बाती थी। नंबर 1, जालीघर के पास पहुंचते ही नीलकंठ का पंख फैलाकर नाच करना। नंबर 2, लेखिका के हाथ से कोमलता से दाने चुनना, जिससे लेखिका की हंसी निकल जाती। ठीक है बच्चे, ठीक पुत्र, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ना, बी सेफ एट होम एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल।